नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति की गर्माहट कितनी बढ़ी हुई है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और किन वजहों से बढ़ी हुई है यह भी बताने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा लगातार लॉकडाउन भी टूट रहा है। गोपालगंज मामले को लेकर बिहार की राजनीति का बवाल बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को कल राबड़ी आवास बुलाया है, पटना में उपस्थित रहने को कहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल धरने पर बैठे थे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आज धरने पर बैठे थे। तो बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उससे ये लग रहा है कि बिहार चुनावी मोड में पूरी तरह से चला गया है और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। हमारे साथ आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे अहम सवाल हमारा होगा वो सवाल ये होगा कि आरएलएसपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा वो धरने पर बैठते हैं, कांग्रेस धरने पर बैठती है। तेजस्वी यादव गोपालगंज मामले को लेकर आक्रामक हैं, गोपालगंज कूच करने की तैयारी है। लेकिन महागठबंधन के ये जो तमाम सहयोगी दल हैं एक साथ एक फ्रेम में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सवाल की शुरुआत गोपालगंज मामले से ही करेंगे क्योंकि मामला बहुत गर्म है और तेजस्वी यादव कल गोपालगंज कूच करने की तैयारी है, अपने विधायकों को बुलाया है। राजनीतिक इस तरह के जो राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम ही कहें अगर तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को बुलाया है, महागठबंधन कहाँ है? अलग धरने पर बैठ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस अलग धरने पर बैठ रही है और इस पूरे मामले में तो इस पूरे फ्रेम में तो आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आरएलएसपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जिस दिन भी इस घटना की जानकारी मिली थी उस दिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने खबर भी चलाई थी। उस दिन भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो अपनी आपत्ति थी वो दर्ज की थी कि बिहार में पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब थी, बिहार इससे जूझ ही रहा था। कोरोना जैसी महामारी आई, हम सब उसमें लग गए, लेकिन इसके बीच भी देखने को मिल रहा है कि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर पर प्रशासन का, पुलिस का, बिहार की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपने कहा कि महागठबंधन एक फ्रेम में नहीं दिख रहा है। अभिषेक जी, समझने की बात है कि मान लीजिए कि हम सब 5 भाई एक घर में रहते हैं और कोई मुद्दा अगर आता है, हम सब उस मुद्दे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते ही हैं। अरे किसी ने एक मुद्दा डील कर लिया, किसी ने दूसरा मुद्दा डील कर लिया, इसमें दिक्कत की कहाँ बात है? अगर महागठबंधन जनता से जुड़े मुद्दों को उठाए ही नहीं, उन मुद्दों को भूल जाए तो समस्या की बात है। अब चूंकि तेजस्वी यादव जी के पार्टी के वो कार्यकर्ता थे, लिहाजा आरजेडी के लोग उसको लेकर ज्यादा एग्रेसिव हैं। हम लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। हम लोगों ने भी कहा है कि इस तरह की घटना कहीं भी घटती है वो अत्यंत ही निंदनीय है, हम कभी उसका समर्थन नहीं करते हैं। और जो भी आरोपी हैं किसी विपक्ष के हों, बिना पक्षपात किए हुए उनकी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। तो इसको महागठबंधन के लिहाज से देखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। 50 दिन बाद तेजस्वी यादव पटना लौटे, बात हुई तेजस्वी यादव से उपेंद्र कुशवाहा और टेलीफोनिक बातचीत उनसे हुई होगी और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा हुई होगी। अब उनके बीच क्या बातचीत हुई है इस बात की जानकारी मुझे कैसे हो सकती है? देखिए अभिषेक झा जी, राजनीति में इतने संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। एक मामला सिर्फ नहीं है कि तेजस्वी यादव अलग हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग हैं, कांग्रेस अलग है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बिहार में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, लॉकडाउन के दौरान पटना में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच में, और वहाँ भी पुरानी रवायतों की तरह, परंपरा की तरह, जो परंपरा चली आ रही है हाल के कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, न तो कांग्रेस का कोई नेता होता है, ना आरजेडी का कोई नेता होता है। महागठबंधन क्यों नहीं कहा जाए कि महागठबंधन गुटों में बट गया है, मुद्दे अलग हैं, आंदोलन अलग है और मीटिंग भी अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि उस दिन की जो बैठक थी, अगर आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी साफ स्पष्ट किया था कि यह जो मीटिंग है उसको राजनीति से जोड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। यह मीटिंग सिर्फ इसलिए हुई थी कि बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो बिहार आ रहे हैं, कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मजदूर हैं उनके साथ समस्याएं अनेक हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। उन मुद्दों को लेकर हम सरकार पर कैसे दबाव बनाएं, इसको लेकर बैठक हुई थी। अब मामला यह होता है कि 3 लोग बैठे हैं, अब 3 लोगों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ है यह तो वे 3 लोग के अलावा ईश्वर ही जान सकते हैं। लेकिन उन 3 लोगों ने अगर स्पष्ट किया है कि हमारे बीच यही वार्तालाप हुई थी, तो आकलन करके, एक एंटिसिपेशन अपना जाहिर करके हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। पहली बात आपका इस एक सवाल का जवाब है। और जहां तक दूसरे सवाल का जवाब है, सबसे अहम बात यह है
कि भाई महागठबंधन अगर अलग अलग ही उठाता हो, महागठबंधन के दल अगर अलग अलग ही मुद्दा उठाते हो, जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाते हैं ना। जनता का जो शोषण सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है विगत वर्षों से, उसको लेकर ही उठाते हैं ना। तो अगर आप 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं, 5 लोग हैं अगर किसी परिवार में, सबकी मनोदशा एक नहीं हो सकती है, तो यदा कदा इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि कभी वो बैठ गए, कभी हम बैठ गए। इन पांचों मतलब नहीं है कि मंडली से सब लोग इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली कौन है और दूसरे नंबर की उंगली कौन है? देखिए, ऐसे सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हर एक अंग की अपनी उपयोगिता है। अगर आप ऐसा कहें कि महागठबंधन के लोग कभी एक साथ बैठ ही नहीं पाते हैं, अभी आपने देखा है कि सोनिया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब सभी विपक्षी नेताओं को जोड़ा, तो यहाँ जो महागठबंधन के दल थे उसमें सब लोग उपस्थित थे। दूसरी बात अभिषेक जी, क्या लगता है, हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार, और आप लोगों की वजह से ही कह रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बिहार की राजनीति को अचानक गरमा दिया है। पहले आप लोग दावा करते रहे कि कोरोना संकट में हम मिलकर सरकार के साथ इस लड़ाई का मुकाबला करेंगे, फिर अचानक आप लोगों ने तेवर बदला और सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। अब तो लॉकडाउन तोड़कर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष धरने पर बैठ रहे हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि क्या बिहार चुनावी मोड में चला गया है, और अगर चुनावी मोड में चला गया है तो फिर कोरोना का बहाना क्यों, क्वारंटाइन सेंटरों का बहाना क्यों, खुलकर ये कहने में क्या दिक्कत है कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल हम इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे और सरकार को घेरेंगे, फिर खुलकर स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि तैयारी चुनाव की है? एक बात बहुत स्पष्ट है, बिहार का जो चुनाव लड़ा जाना था, हम लोगों के दिमाग में जो मुद्दा था वह मुद्दा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई का मुद्दा था। इस बीच कोरोना जैसी महामारी आई। आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारे घर में कोई अगर बीमार पड़ जाता है, हम उसकी दवा लाने के लिए बाहर जाते हैं, तब तक हमें सूचना मिलती है कि हमारे घर में आग लग गई है, तो हम दवा लाने से ज्यादा प्रायोरिटी आग लगने को देते हैं, हम उस मुद्दे को देखते हैं। आपने देखा था कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने घर से निकलकर थाली बजाइए, विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने उनका सहृदय समर्थन किया, हमेशा कहा कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। लेकिन एक बात आप बताइए कि सीधी सी बात है कि लॉकडाउन अगर बिना विजन के किया गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने थे? अभिषेक जी, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि आपको कभी कोई बीमारी हो, आपको एक बीमारी होती है तो आप चाहेंगे कि आपको एक दवा मिले, टैबलेट मिले, उस दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अरे अगर उस दवा का साइड इफेक्ट आपकी बीमारी के इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है, तब तो वह दवा नाकामिल ही है ना, उस दवा का इस्तेमाल तो बेबुनियाद ही है ना। तो लॉकडाउन बिना विजन के जो किया गया वह कुछ इसी तरह का था। इसमें इतने लोग परेशान हुए, इतने लोगों की नौकरियां चली गई, जाने चली गई, सड़क पर लोग ने जान चली गई लोगों की। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष होने के नाते, जनता की आवाज होने के नाते, अगर हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो इसे चुनाव से देखने की जरूरत नहीं है। अरे चुनाव में इनके हारने के लिए तो पहले ही पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई का मुद्दा था। यह एक एडिशनल मुद्दा। अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल है और ये सवाल आपके लिए भी बहुत वाजिब है, बिहार के लोग भी ये जानना चाहते हैं। और सवाल यह है कि आप जानते हैं बिहार में अगर अपने तय समय के अनुसार भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होगी, और उन परिस्थितियों में होने वाला शायद बिहार का ये या देश का पहला चुनाव होगा जिन परिस्थितियों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एकाएक ये स्थिति बदलने वाली नहीं है कि कोरोना का संकट पूरी तरह से देश से खत्म हो जाए। हम सब लोग दुआ कर रहे हैं कि बिहार इस लड़ाई को जीत जाए, देश और विश्व इस लड़ाई को जीत जाए। लेकिन चूंकि कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, लॉकडाउन 4 चल रहा है, छूट मिली है, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं कुछ दुकानों को छोड़कर, लेकिन 4 महीनों में एकाएक ये परिस्थिति नहीं बदल जाएगी कि जो राजनीति की रवायत है, जो चुनावी परंपरा है, रैलियां होंगी, हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, जनसभाएं होंगी, हुजूम उमड़ेगा सड़कों पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वो होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि वो होगा नहीं और होगा ही नहीं, लगता क्या है। तो अलग परिस्थितियों में चुनाव होगा, इसमें सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम होगी, तरीके दूसरे होंगे लोगों से जुड़ने के, चुनाव प्रचार के तरीके दूसरे होंगे। उन तैयारियों में उसकी क्या तैयारी चल रही है, उन तैयारियों में बीजेपी तो बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग कर रही है, हजारों लोगों के साथ एक साथ जुड़ रही है। आप लोग ट्विटर में उलझे हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। तो ये बदली हुई परिस्थितियों में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उन बदली हुई परिस्थितियों को लेकर क्या तैयारी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, और आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी को भी बहुत समझते हैं, इसलिए हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि सिर्फ आरएलएसपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बिहार के एक युवा नेता के तौर पर, युवा के तौर पर
और तकनीक की बेहतर जानकारी आपको है, इसलिए हम ये समझना चाहेंगे कि एक तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, और दूसरा इसी सवाल में ये सवाल भी है कि बिहार का विधानसभा चुनाव जो इसी साल कुछ महीनों के बाद होने जा रहा है, कोरोना संकट की वजह से कितना बदला होगा, और सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म उसमें कितना बड़ा हथियार साबित हो सकता है। देखिए, एक बात तो आपने एकदम ठीक कही है कि इस बार का चुनाव जो होगा उसकी पूरी दशा अलग रहेगी। इस बार कहीं पब्लिक मीटिंग शायद नहीं होगी और हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ेंगे, बड़े बड़े नेता संबोधन नहीं कर पाएंगे इतने सारे लोगों का एक साथ। दूसरा कि हमने सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जितने सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान करने पर चलाए हैं विपक्ष होने के नाते, शायद ही किसी दल ने किया होगा। आप शुरू से देख लें, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करना हो, मुंह पे काली पट्टी बांधनी हो, उपवास करना हो, या अब नियम कानून को तोड़कर, लॉकडाउन को तोड़कर धरना देना हो, यह सब कार्यक्रम लगातार हम कर रहे हैं, जनता के समर्थन से कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। रही तकनीक की बात, हमारी पार्टी ने बहुत समय पहले से ही, आपने देखा, आप लोगों ने खबर भी चलाई थी कि हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार कई दिनों से, कई हफ्तों से पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ, चाहे वो राष्ट्रीय हों, प्रदेश स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, उन कार्यकर्ताओं के साथ लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी का संवाद जूम ऐप के थ्रू हुआ है। पार्टी ने यह निर्णय पहले ही लिया था कि जिन भी विधानसभा सीटों पर पार्टी का दावा बनेगा, जहां मजबूत है पार्टी, हम वहां काम कर रहे थे, पहले ही बूथ स्तर तक वहां काम कर रहे थे, क्योंकि वो सारा काम फिजिकल हो पा रहा था। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना जैसी महामारी ने बिहार को और पूरे देश को इस स्तर से जकड़ लिया है, ऐसी परिस्थिति में पार्टी के सभी लोगों को यह टास्क मिला हुआ है कि आप पंचायत और बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ें, और जूम ऐप के माध्यम से उन लोगों की मीटिंग होती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं कि उनमें हम अपनी पार्टी की विचारधारा, हमारे पार्टी के आगे के कार्यक्रम उन तक पहुंचा पाए, ताकि लोगों का और हमारे कार्यकर्ताओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाए और हम अपनी पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचा पाए। तो हम लोग कहीं से बैठे नहीं हुए हैं। मुकाबला बीजेपी से होगा, तकनीक जिसका बहुत बड़ा आधार है, देखिए, जो बहुत बेहतर जानती है चुनाव में और राजनीति में तकनीक का इस्तेमाल करना। देखिए, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। हम जानते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे हमारे साथ हैं, हम जानते हैं कि जनता का समर्थन निश्चित रूप से हमें इस मामले पर मिलेगा। तो चाहे उनका तकनीक कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं हो, हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव के जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में ही आएंगे। तो हौसला बुलंद है आरएलएसपी का। बदली हुई परिस्थितियों में भी जो सत्ता पक्ष है, जेडीयू है, बीजेपी है और एनडीए है, उसको मात देंगे। कोरोना संकट में बिहार में जो सियासत चल रही है, उस सियासत से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा से इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, अभिषेक झा की बात अच्छी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। आपका प्यार, समर्थन और सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद।